रामपुर गांव में किरण नाम की एक औरत रहती थी। उसका गांव में एक ढाबा था। वो अपने ढाबे में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी, लेकिन उसके ढाबे की जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो थी एग पास्ता, जो रामपुर और आसपास के गांव वाले वहां खाने आया करते थे और उसकी बहुत ही तारीफ करते थे। भाई वाह, मज़ा आ गया एग पास्ता खाकर। उसी गांव में चिंटू नाम का एक आदमी रहता था। वो किरण से बहुत जला करता था और हमेशा इसी कोशिश में रहता था कि किरण को कैसे नीचा दिखाया जा सके। वो कोई काम काज नहीं करना चाहता था, वो तो बस आसान तरीकों से और लोगों की नकल करके जल्द से जल्द पैसे कमाना चाहता था। एक दिन चिंटू कुछ करतबबाजों को देखता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, सिर्फ एक बंदर को नचाने से इतने पैसे कमाए जाते हैं। आज इनका पीछा करता हूँ और इनका बंदर ही चुरा लूंगा। चिंटू पूरा दिन उन करतबबाजों का पीछा करता है और चुपके से उनके बंदर को नींद की गोली खिलाकर चोरी कर लेता है। चिंटू उन करतबबाजों के बंदर को ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर देता है और खुद पास्ता खाने किरण के ढाबे पर चला जाता है। जब वो किरण के ढाबे पर पास्ता खा रहा था तो वहाँ भीड़ और आगे खाली जगह देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने किरण से कहा, किरण बहन जी, वो बात ये है कि मैंने ना अभी अभी करतबबाजी का धंधा खोला है। मेरे पास बंदर है, बहुत अच्छे करतब दिखाता है। मैं क्यों ना आपके ढाबे के सामने खाली जगह में अपने करतब दिखाऊं। यहाँ पे बहुत भीड़ जुटेगी, आपकी भी कमाई होगी और मेरी भी होगी। किरण उसे तमाशा करने के लिए हाँ कर देती है। किरण के साथ बात कर चिंटू मन ही मन पैसे कमाने के ख्वाब देखकर अपने घर वापस आता है और देखता है कि बंदर पिंजरे में बहुत उछल कूद मचा रहा था। चिंटू एक छड़ी उठाता है और बंदर को मारने लगता है। देख बे बंदर, कल तमाशा करियो तमाशा, नौटंकी मत करियो कोई। और सुबह होते ही वो बंदर को लेकर किरण के ढाबे पर आ जाता है। किरण बहन जी, आ गया मैं अपना तमाशा शुरू कर दूं। किरण उसे तमाशा करने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन चिंटू ने तो बंदर चोरी किया था। उसे तो पता ही नहीं था कि बंदर को नचाना कैसे है। वो बंदर को रस्सी से उल्टा सीधा खींचने लगता है और उसे छड़ी मारने लगता है। अबे नाच बंदर नाच, अबे मेरे बंदर नाच। लेकिन लगातार डंडे खाकर बंदर को गुस्सा आ जाता है और वो चिंटू के हाथ से रस्सा छुड़ाकर ढाबे की ओर भागता है और पूरे ढाबे का सामान तहस नहस कर देता है। ये देखकर किरण को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने नौकरों से कहकर चिंटू की बहुत पिटाई करती है। हाय, मैं मर गया, अरे छोड़ दो बहन जी, किरण बहन जी मुझे छोड़ दो। बंदर वहाँ से भागकर सीधे अपने मालिक के पास जाता है और अपने मालिक को इशारा कर चिंटू के वहाँ ले आता है। बंदर का मालिक पुलिस बुला लेता है और वो लोग चिंटू को पकड़ लेते हैं और चिंटू सभी के सामने उनसे माफ़ी मांगता है। अरे मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो पैसे कमाने के लिए बंदर चोरी किया था। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अरे किरण बहन जी, मेरे को अपने ढाबे पे नौकर ही रख लो। और किरण उसे अपने ढाबे पर नौकर रख लेती है और चिंटू अब मेहनत करके पैसे कमाने लगता है, क्योंकि अब उसे चोरी और बेईमानी करने का सबक मिल चुका था और अब वो किरण के एग पास्ता ढाबे पर काम करने लगता है। मोमोज वाली की सफलता। दीमापुर गांव में मीना अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। मीना और उसके पति का गांव के बाजार में एक छोटा सा ढाबा था। वो वहां पर स्वादिष्ट खाना बनाकर लोगों को बेचा करते थे, जिससे उनका गुजारा सही चल रहा था। वो दोनों उतना ही खाना बनाते थे जितना कि शाम तक बिक सके, ताकि कल उन्हें बासी खाना ना बेचना पड़े। इसी कारण उनके खाने की सभी लोग तारीफ किया करते थे। उनकी इस बात से बगल का कल्लूराम ढाबे वाला बहुत जला करता था, क्योंकि वो अपने खाने में नकली और मिलावटी चीज़ों का इस्तेमाल किया करता था। इसीलिए उसके वहाँ कोई खाना खाने नहीं जाता था। उसका काम तभी चलता था जब मीना का ढाबा बंद हो, तब लोगों को मजबूरी में कल्लूराम के पास ही खाना खाने जाना पड़ता था। ये देखकर कल्लूराम ने सोचा कि अगर मीना का ढाबा ही बंद हो जाए तो मेरा काम चल निकलेगा। उसने गांव के गुंडे सुरेश को बुलाकर मीना के ढाबे में चोरी करने को कहा। अरे सुरेश, एक काम करना, रात को मीना के ढाबे का सारा सामान चुराकर मेरे खेत वाले घर में रख देना।
इनका सामान ही नहीं रहेगा तो क्या बनाएंगे। नया सामान लाते लाते इन्हें बहुत समय लग जाएगा और तब तक तो मेरा काम काफ़ी चल निकलेगा। ठीक है कल्लू दादा, आपका काम हो गया समझो। अगले दिन सुबह जब मीना अपने पति के साथ ढाबे पर आती है तो सारा सामान गायब देखकर परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे ढाबे पर चोरी किसने की? मुझे तो ये पड़ोस वाले कल्लू पर शक हो रहा है। मीना की बात सुनकर उसका पति कहता है, मीना परेशान होने से कुछ नहीं होगा, हमें दोबारा से सारा सामान खरीदना पड़ेगा और मैं पुलिस में तो रिपोर्ट कराऊंगा ही सही। वो दोनों पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट करवा देते हैं। पुलिस आकर अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि अब ढाबे पर क्या बनाकर लोगों को खिलाएं। तभी उन्हें याद आता है कि लकड़ियों के नीचे कुछ सब्जियां और आटा रखा हुआ था। तभी मीना को एक आइडिया आता है। वो सारी सब्जियों को उबालकर उसमें नमक, मिर्च और मसाले मिलाती है और आटे के छोटे छोटे गोले बनाकर उनके मोमो बना देती है और जो भी उसके ढाबे पर आता है उसको वो मोमो खिलाती है। लोगों को उसके हाथ के बनाए मोमो बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे उनकी दुकान पर फिर से भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और कल्लू राम का उनको बर्बाद करने का सपना अधूरा रह जाता है, क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई करके कल्लू राम के खेत वाले मकान से उनका चोरी का सारा सामान पकड़ लेती है। मीना का ढाबा फिर से खुल जाता है, लेकिन अब खाने के साथ साथ उसके मोमो की बिक्री भी बहुत बढ़ जाती है और लोग मीना को मीना मोमो वाली के नाम से जानने लगते हैं। बैम्बू सिटी इन वाटर। बहुत समय पहले एक गांव में महेंद्र नाम का एक मछुआरा रहता था। वो बहुत मेहनती था। महेंद्र को हमेशा अमीर बनने का बहुत ही शौक था और इसी लालच की वजह से वो हर रोज सुबह और शाम नदी के पास मछलियां पकड़ने जाया करता था। कभी कभी तो वो इस लालच के चक्कर में दूसरों के जाल से भी मछलियां चोरी कर लिया करता था। उसकी इन हरकतों से गांव के बुजुर्ग ने उसे समझाते हुए कहा, अरे महेंद्र बेटा, भाई मछली पकड़ने का भी एक समय होता है। सुबह मछली पकड़ने जाया करो, शाम को नहीं। ये भी जीव हैं। अगर नदी की सारी मछलियां पकड़ लोगे तो फिर बाद में क्या करोगे बेटा? और हाँ, मैंने देखा था कल तुम झुमरू की जाल से मछलियां चुरा रहे थे। अरे बेटा, ये काम बंद कर दो। अरे क्या काका, तुम भी बेफालतू की बातें करते हो। मछलियां नहीं पकड़ूंगा तो मैं अमीर कैसे बनूंगा? जाओ अपना काम करो। वो किसी के समझाने से नहीं समझता था और हुआ भी वैसा ही। महेंद्र के लालच के कारण धीरे धीरे नदी के किनारे और आसपास के सभी तालाबों की मछलियां खत्म होने लगी। अब महेंद्र को मजबूरन नदी के अंदर जाकर मछलियां पकड़ने जाना पड़ा था। शुरू में तो मौसम साफ था और उसने वहां काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियां भी पकड़ी, लेकिन अचानक मौसम बिगड़ने लगा। नदी में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और बारिश शुरू हो गई। ये देखकर महेंद्र डर गया, क्योंकि उसकी नाव मछलियों से भरी हुई थी, इसीलिए वो और अधिक पानी सहन नहीं कर पाई और वो नदी में डूब गई। महेंद्र अपनी जान बचाने के लिए तैरने लगा और तैरते तैरते वो अचानक नदी के बीचों बीच एक शहर में आ पहुंचा। वो एक बांस का बना शहर था। उस गांव के कुछ लोगों ने जब महेंद्र को बेहोशी की हालत में देखा तो वो उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर और उसके परिवार ने महेंद्र की बहुत देखभाल की और उसके लिए एक बांस की बोट भी तैयार की, ताकि वो ठीक होने के बाद अपने घर जा सके। ये देखकर महेंद्र को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने मन ही मन सोचा, मैं कितना गलत इंसान हूँ, लेकिन मैं यहाँ के सभी लोगों से बहुत प्रेरित हुआ हूँ। इतना प्यार, इतना इन्होंने मेरा ख्याल रखा है, मैं तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। कुछ ही दिनों में महेंद्र बिल्कुल ठीक हो गया और नाव में बैठकर अपने घर वापस आने लगा। तो गांव के बुजुर्ग ने उसे एक थैला देते हुए कहा, बेटा, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि तुमने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया। ये हम गांव वालों की तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है। कुछ सोने और चांदी के सिक्के हैं। लेकिन महेंद्र का मन अब बदल चुका था। नहीं बाबा, मैं ये आपसे नहीं ले सकता। आप लोगों ने जो मुझे दिया है उस चीज़ को कोई सोना चांदी नहीं दे सकता।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा कहकर महेंद्र अपने गांव वापस आ गया। अब वो बदल चुका था। अब उसने भी गांव वालों के साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया और लोगों की मदद करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो नदी वाले बांस के गांव में रहकर सीख चुका था कि आपसी भाईचारे से रहने के कारण ही गांव में खुशहाली फैलती है।